हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट अगला जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग हमने अपनी लास्ट क्लास में लोह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, भारत में सूती वस्त्र निर्माण की परंपरा जो है वो अति प्राचीन है। जब आज के विकसित देश कपास को नहीं जानते थे, तब भारत में उत्तम कोटि का सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। प्राचीन रोम में भारतीय रेशम और अतीत के वस्त्र पहनने में रोमन महिलाएं अपना गौरव समझती थी। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के विषय में मुगल यात्री ट्रेवेनियर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भारतीय रेशम सुंदर थी कि वह तुम्हारे हाथ में है, यह ज्ञान भी नहीं होता था, और ये अति कोमल मलमल का टुकड़ा अंगूठी में से निकाला जा सकता था। मतलब ट्रेवेनियर जी लिखते हैं कि रेशम, भारतीय रेशम इतनी सुंदर थी कि उसको एक अंगूठी से निकाला जा सकता था। उस समय जो उद्योग के मुख्य केंद्र हैं वो पूर्वी तट पर नागपट्टनम से ढाका के मध्य और पश्चिमी तट पर कस्बे, सूरत, भरूच मुख्य थे। मशीनी युग ने इस उद्योग को जर्जर बना दिया। साथ ही भारत में रेल मार्ग का विकास और पूर्व पश्चिम के बीच श्रेष्ठ मार्ग खुल जाना अंतिम आघात था। मतलब कि जब पहले जो मुख्य केंद्र थे इस उद्योग के वो नागपट्टनम से ढाका और कस्बे, सूरत, भरूच मुख्य थे। लेकिन जब से मशीनें, इस युग में मशीनी युग आ गया, मशीनें काम में ली जाने लगी, तो जो हाथ से जो कार्य होता था वो क्या हो गया, उसे भारत में जो सबसे ज़्यादा महत्ता दी जाती थी। तो इस वजह से मशीनों युग के कारण इस उद्योग को क्या बना दिया, इसने जर्जर बना दिया। और भारत में रेल मार्ग के विकास और पूर्व पश्चिम का जो श्रेष्ठ मार्ग खुल गया, वो भी इसके लिए एक अंतिम आघात था। उसके बाद में बुकानन के अनुसार परिभाषा है कि भारत के लिए सूती उद्योग अतीत का गौरव, भूत और वर्तमान का संकट और सदैव की आशा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है बुकानन के अनुसार सूती वस्त्र उद्योग क्या है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम असफल प्रयास। मतलब सबसे पहले जो प्रयास किया गया वो कैसा रहा, असफल रहा, जो 1818 फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में हुआ। उसके बाद में जो सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम सफल प्रयास रहा वो 1854 में कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें ऊनी वस्त्र की जो प्रथम मील है वो लाल इमली के नाम से जानी जाती है, जो 1876 कानपुर में शुरू की गई। और औद्योगिक उत्पाद का 14%, शक्कर घरेलू उत्पाद का लगभग 4%, कुल विनिर्मित उत्पादन का 20% और कुल निर्यातों के 11% की आपूर्ति करता है। कौन सा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद में हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कच्चा माल, परिवहन, बाजार, आर्द्र नम जलवायु, नियमित विद्युत आपूर्ति, कुशल श्रमिक, पूंजी और आधुनिक तकनीकी। ये सभी ऐसे कारक हैं जिनके होने पर सूती वस्त्र उद्योग को स्थानीयकरण किया जा सकता है। मतलब कि आपके अगर किसी जगह विशेष पे कपास अच्छी है, वहाँ परिवहन अच्छा है, बाजार सही है, आर्द्र और नम जलवायु है, विद्युत की आपूर्ति नियमित रूप से होती है, अच्छे और कुशल श्रमिक है, पूंजी है और आधुनिक तकनीकी है, तो वहीं पे सूती वस्त्र उद्योग लगाया जा सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। सूती वस्त्र उद्योग के वितरण की हम बात करें तो वर्तमान में सर्वाधिक कारखाने गंगा के मैदान और दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश में हैं। सूती वस्त्र उत्पादक राज्यों के अंदर हम देखें तो प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का, जहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र और देश की प्रथम मील है मुंबई में। इसी कारण जो मुंबई है इसे सूती वस्त्र की राजधानी या भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर एक जगह है जो आपकी ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूरोपीय महाद्वीप वाले क्षेत्रों में आती है, तो जो भारत का मैनचेस्टर है वो मुंबई कहलाता है। मुंबई महाराष्ट्र में अन्य केंद्र जो है वो अमरावती, सतारा, नागपुर है। और उसके बाद में जो दूसरा स्थान आता है वो गुजरात का आता है, जहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है अहमदाबाद, जिसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तमिलनाडु में, जहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कोयम्बटूर है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है कानपुर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और फिर कर्नाटक, जहां महत्वपूर्ण केंद्र बेंगलुरु और बेलगाम है। और आंध्र प्रदेश और राजस्थान का महत्वपूर्ण केंद्र भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर तो मुंबई है, दक्षिण भारत का आपका कोयम्बटूर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ के कौन कौन से मैनचेस्टर है। इसके अलावा आप एक मानचित्र देख सकते हैं। आपसे भारत के मानचित्र में
वस्त्र उद्योग के केंद्रों को दर्शाना पूछा जा सकता है। तो आप इसके अंदर जो भी मेन जो हमने देखे हैं, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, बेंगलुरु हो गया, कोयम्बटूर हो गया, कानपुर हो गया, तो ये जो हमने मेन कई जगह देखी है, जैसे भीलवाड़ा हो गया, उनको तो आपको कम से कम अच्छे से याद करना ही है, उनकी स्थिति को आपको ध्यान में रखना है। आपसे भारत के मानचित्र में पूछा जा सकता है निम्नलिखित वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाइए, तो उन्हें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसके अंदर चीनी उद्योग की। चीनी उद्योग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र के बाद द्वितीय स्थान आता है चीनी उद्योग का, जिसका विकास 20वीं सदी में हुआ है। प्रथम सफल जो चीनी मिल है वो 1903 में अंग्रेजों द्वारा बिहार के मढ़ौर, जहाँ सारण जिला है, वहाँ पर स्थापित की गई थी। उसके बाद हम बात करें कि चीनी उद्योग के स्थानीयकरण की। स्थानीयकरण में हम देखते हैं कि चीनी उद्योग एक वजनहास उद्योग है। वजनहास उद्योग का मतलब ये हो जाएगा जिसका निर्माण प्रक्रिया के दौरान वजन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे कि हम बात करें लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग भी कैसा एक वजनहास उद्योग है, या हम इसको कह सकते हैं वेट लूज इंडस्ट्री। वेट लूज इंडस्ट्री का मतलब कि जैसे कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान हम लोहे को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लेके जाते हैं तो इसके अंदर से कई प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल निकाल दिए जाते हैं, तो इसका जो वजन है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार से चीनी उद्योग के अंदर भी हम गन्ने को अगर बहुत दूरी तक लेके जाएंगे तो उसमें जो रस की मात्रा है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी एक वजनहास उद्योग है। आपसे पूछा जा सकता है कि वजनहास उद्योग कौन कौन से हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि 100 किलोग्राम गन्ने से 9 से 12 किलोग्राम चीनी की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो चीनी मिलों की जो स्थापना है वो गन्ने उत्पादन क्षेत्र के समीप ही की जाती है, क्योंकि गन्ने को कटाई के 24 घंटे के अंदर ही इसकी पिराई हो जानी चाहिए। अगर पिराई में देरी होती है तो इसमें जो सुक्रोज की मात्रा होती है वो घटती जाती है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसमें कि गन्ने के अंदर इसमें चीनी उद्योग का जो वितरण है उसमें महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है वर्ष 2015-16 के अकॉर्डिंग, और जो सर्वाधिक चीनी मिलें हैं वो भी कौन से राज्य में आती है, महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र राज्य का जो सबसे बड़ा चीनी केंद्र है वो है अहमदनगर। उसके बाद में हम दूसरे राज्य की बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ जो चीनी उत्पादन और मिलों की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। चीनी उत्पादन में हमेशा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रथम स्थान हेतु होड़ सी लगी रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का दुआब और तराई का क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, मतलब ये क्षेत्र और ये क्षेत्र यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, गन्ना होता है। उत्तर प्रदेश में मोस्टली गन्ना होता है, जबकि महाराष्ट्र में मोस्टली चीनी होती है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर का जो गन्ना होता है वो पतला होता है, तो इसलिए उसमें रस की मात्रा कम होती है, जबकि महाराष्ट्र का जो गन्ना होता है वो मोटा होता है, तो उसमें रस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर चीनी अधिक होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, बिहार और फिर हम तमिलनाडु में जो अधिकांश मिलें हैं वो कोयम्बटूर में आती है। यहाँ गन्ने में समुद्री हवाओं के कारण मिठास अधिक रहती है। इसके बाद में राजस्थान में जो चीनी है वो केशोरायपाटन, बूंदी और श्रीगंगानगर में सबसे अधिक होती है, और उसके बाद में पंजाब में। उसके बाद में आप इसमें एक ये मानचित्र देख सकते हैं चीनी उद्योग से संबंधित। अगर आपका मानचित्र पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित चीनी उद्योग के केंद्रों को दर्शाइए, तो आप इस मानचित्र में जो भी आपको जगह अच्छे से इजीली याद हो जाती है, और जो इंपॉर्टेंट जगह जैसे भोपाल सागर हो गई, बूंदी हो गया, जो भी हमने अभी मुख्य केंद्र पढ़े हैं, कोयम्बटूर हो गया, ठीक है, सूरत हो गया, तो ये सारी चीजें, गंगानगर हो गया, ये जगह तो आपको देखनी ही देखनी है। कुछ इसमें खास काफी जगह हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर है, तो इन सभी जगहों की स्थिति आपको अच्छे से देखनी है। तो अब हम आगे इसमें देखते हैं चीनी उद्योग के उन्नति के सुझाव। चीनी उद्योग के उन्नति के सुझाव में हम देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले है कि उचित निरीक्षण की व्यवस्था हो, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों की व्यवस्था हो, मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्र में ही स्थापित हो, गन्ने की फसल पर ध्यान दिया जाए, गन्ने की मात्रा के साथ साथ गुण को देखकर कीमतों में समावेश किया जाए, श्रमिकों के रोजगार की व्यवस्था की जाए, कर व्यवस्था में सुधार किया जाए, और गन्ने का भुगतान किसान को बेचान करते समय ही किया जाए। मतलब ये सभी जो हैं ये चीनी उद्योग की उन्नति के सुझाव है कि किस प्रकार से चीनी उद्योग को और उन्नत किया जा सकता है,
ठीक है, कि जैसे इसमें लिखा है कि गुण रस को देखकर, मतलब मात्रा तो देखनी है कि गन्ना कितनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, उसके साथ साथ में उसके गुण को भी देखा जाए, मतलब कि उसमें कितना रस है, उस गन्ने में कितना रस है, रस की मात्रा कितनी है, उस हिसाब से कीमतों का क्या किया जाए, निर्धारण किया जाए, कीमतें कम या ज़्यादा की जाए। इसके अलावा बाकी सभी पॉइंट बहुत ईजी हैं, ये सभी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी उद्योग की उन्नति के सुझाव बताइए तो आप इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद में आगे हम देखते हैं इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग क्या होता है कि जैसे कि बिना इंजीनियरिंग उद्योग के विकास की मशीनों का एक पहिया भी नहीं चल सकता। हमने लौह इस्पात उद्योग के बारे में अध्ययन किया है, लौह इस्पात उद्योग के बारे में हमने पढ़ा है, तो उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लौह इस्पात या लोहे की बनी हुई होती है। लौह इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, मतलब ये सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। लेकिन अगर किसी विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में अगर इंजीनियरिंग की टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, उसमें इंजीनियरिंग नॉलेज नहीं होगी, इंजीनियरिंग उद्योग का अगर विकास नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की मशीनों को बनाना भी संभव नहीं है। मतलब हमारे पास में भले ही लोहा है, लौह इस्पात से संबंधित अन्य कई प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन उस मशीन को बनाने के लिए अपने पास टेक्निकल नॉलेज भी ज़रूरी है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग उद्योग के बिना किसी भी प्रकार की मशीनों का एक पहिया भी नहीं चल सकता। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें देश में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1957 में रांची में रूस व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई। मतलब आप इसमें ये देखिए कि सबसे पहली चीज़ की भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना जो है वो कब की गई, कहाँ की गई और किसके सहयोग से की गई। रांची कहाँ पर आता है, झारखंड में। हमें पता होना चाहिए कि रांची जो जगह है वो कौन से राज्य में आती है, झारखंड में आती है। इसके अलावा किसके सहयोग से की गई, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई। आपके ये प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको इनको बहुत बारीकी से ध्यान से अध्ययन करना है। आधारभूत ढांचे की अगर हम बात करें तो 1965 में नैनी इलाहाबाद, 1747 तुंगभद्रा कर्नाटक और भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड पवई मुंबई, नरोडा अहमदाबाद में ड्रिल्स बनाए जाते हैं। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो ड्रिल्स है वो कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर ड्रिल्स बनाए जाते हैं। मतलब कि मशीनों से संबंधित जो आधारभूत ढांचा है, जो शुरुआत है, वो कहाँ से की जाती है, ड्रिल्स कहाँ बनाए जाते हैं, तो आपको ये सब नाम बताने हैं। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक मशीनरी की। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना, जिसको हम कह सकते हैं HMT की स्थापना 1953 में स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। उसके बाद में हम देखते हैं भारी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। भारी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में देश के विद्युत उपकरणों के निर्माण हेतु 1964 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मतलब जिसको हम कह सकते हैं भेल, की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई। भेल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, तो भेल का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। बी से भारत, एच से हैवी, ई से इलेक्ट्रिकल्स और एल से लिमिटेड। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। और भेल की स्थापना कब की गई ये भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योगों को, देश के ऑटोमोबाइल्स उद्योगों को हम सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। सनराइज क्षेत्र और सन 1944 में हिंदुस्तान मोटर कंपनी ने कोलकाता के उत्तरपाड़ा में ये कार्य प्रारंभ किया और 1947 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कुर्ला मुंबई की स्थापना हुई। उसके बाद में मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रीमियम ऑटोमोबाइल मुंबई, स्टैंडर्ड ऑटो मोटर प्रोडक्ट्स चेन्नई, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड चेन्नई, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड पुणे और टाटा लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, जमशेदपुर में। तो इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी जो मारुति उद्योग लिमिटेड से रिलेटेड कंपनियां हैं ये कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं।
उसके बाद में हम आगे देखते हैं साइकिल उद्योग। साइकिल उद्योग के बारे में हम पढ़े तो विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्तमान में लुधियाना भारत का प्रमुख साइकिल निर्माण केंद्र है। इसके बाद में हम देखें रेल के इंजन बनाने के उद्योग। रेल के इंजन बनाने के उद्योगों में रेलों के विकास के साथ ही रेलवे विभाग द्वारा अजमेर राजस्थान और जमालपुर बिहार में लोकोमोटिव वर्कशॉप स्थापित कर रेल इंजन बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। इसमें वर्तमान में 2 इकाइयां मुख्य हैं, जिसमें हम पहली बात करें तो 1950 में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जो चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है और डीजल इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है। दूसरी हम बात करें तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आती है, ठीक है, और यहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से 2 इकाइयां हैं मुख्य, एक चित्तरंजन लोकोमोटिव्स और दूसरी है डीजल लोकोमोटिव्स। चित्तरंजन के अंतर्गत विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है और डीजल लोकोमोटिव जो वाराणसी में है, इसमें डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेल के डिब्बे बनाने का जो कारखाना है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, मैसर्स कोलकाता भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। इसके बाद हम आगे देखते हैं जलयान निर्माण उद्योग के बारे में। जलयान निर्माण उद्योग के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो भारत में तकनीकी रूप से उन्नत जलयान कारखाना सर्वप्रथम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी 1941 विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। इसका 1952 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसका नाम बाद में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी 1941 जो विशाखापट्टनम में स्थापित की गई, उसका बाद में जो नाम है वो बदलकर क्या रखा गया, तो 1952 में राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हो गया। उसके बाद में हम इसमें आगे देखते हैं जलयान निर्माण उद्योग के अंदर आता है गार्डन रीच वर्कशॉप, जो हुगली नदी के किनारे आता है, ठीक है। इसके अलावा गोवा शिपयार्ड आता है, जो गोवा में आता है। यहाँ पर जहाज़ों की मरम्मत और निर्माण से संबंधित जो है वो कार्य होते हैं। इसके अलावा मझगांव डॉकयार्ड आता है, जो मुंबई में आता है, ठीक है। यहाँ पर जो है भारतीय नौसेना के फ्रिगेट के किस्म के जहाज बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, जो देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, जो जापान की सहायता से बनाया गया है और यहाँ पर भी मरम्मत और प्रशिक्षण के कार्य होते हैं। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि जलयान निर्माण उद्योग से संबंधित अगर आपके प्रश्न बन जाता है तो आपसे मिलान कीजिए वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे गार्डन रीच वर्कशॉप है, वो कहाँ आता है, हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी कहाँ पर है, हमारी कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए गोवा शिपयार्ड गोवा में, मझगांव मुंबई में, कोचीन केरल में आता है। तो ये आपके मिलान कीजिए वाले प्रश्न भी बन सकते हैं। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए जैसे गार्डन रीच वर्कशॉप है, तो यहाँ पर गोवा, मझगांव, कोचीन, इन सभी जगहों पर जो है जलयान निर्माण से संबंधित कार्य ही किए जाते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जलयान निर्माण उद्योग। तो जलयान निर्माण उद्योग जब हम पढ़ रहे हैं तो इन जगहों पर जो भी कार्य किए जाते हैं वो जहाजों से संबंधित किए जाते हैं। जैसे जहाजों की मरम्मत हो गई, उनका निर्माण हो गया, उनके प्रशिक्षण का कार्य हो गया, ये सभी कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में। वायुयान निर्माण उद्योग की अगर हम बात करें तो इसमें जो वायुयान निर्माण हेतु प्रथम प्रयास है वो 1940 में बेंगलुरु हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की गई। मतलब इसका प्रथम प्रयास कब किया गया, 1940 में किया गया। 1964 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई। 40 में तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट जो बेंगलुरु में की गई और 1964 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो भी बेंगलुरु में की गई। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक संचार और कंप्यूटर को शामिल करते हैं। मतलब जितने भी आपके संचार के साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक संचार के साधन हैं, उन सभी को और कंप्यूटर को हम सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें हम बात करें कि जो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है, बेंगलुरु। मतलब जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित निर्माण कार्य किए जाते हैं वो बेंगलुरु में होते हैं, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आपसे पूछा जा है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए बेंगलुरु को।
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग 1950 में बेंगलुरु में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इसकी इकाइयां जो है श्रीनगर, रायबरेली, नैनी में है। इसके बाद में है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंतर्गत। और यहाँ पर क्या कार्य होता है? तो यहाँ पर सेना, मौसम विज्ञान, आकाशवाणी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करता है। मतलब इन सभी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण कहाँ किया जाता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेंगलुरु में। अब इस उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं? तो अगर हम समस्याओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर आ जाता है जैसे कच्चे माल का अभाव, पूंजी का अभाव, अत्यधिक कर भार और अन्य समस्याएं। कच्चे माल का अभाव की अगर जैसे मान लीजिए कि जो इस्पात है, जो कई प्रकार की मशीनों को बनाने के लिए लो इस्पात का उपयोग किया जाता है, तो वो यहाँ पर देश में कैसा है? कम बनता है, जिसकी वजह से उनको आयात करना पड़ता है, दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। पूंजी का अभाव हम देखते हैं कि कई प्रकार की हमें भारी पूंजी की, बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे देश में उसकी क्या है? कमी है। इसी प्रकार से उद्योगों को उत्पादन पर, कई प्रकार की इंडस्ट्री की प्रोडक्शन पर कई भारी भारी टैक्स लगा दिए जाते हैं, कर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि उनको निर्यात करने में क्या आती है? कठिनाई आती है। और भी कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है, जैसे विदेशी प्रतिस्पर्धा हो गई, उत्पादन क्षमता हो गई, उत्पादन क्षमता का पूर्ण तरीके से उपयोग नहीं होना, ये सभी इसकी अन्य समस्या है। तो उद्योग से संबंधित जो समस्याएं वो सभी ये है। इसके अलावा आपका 20 शब्दों में या 50 शब्दों में एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है निवेश को बढ़ावा देके औद्योगिक विकास की गति को तेज करने और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। इस प्रकार से आपके उद्योग पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो आज हमने अपना अध्ययन किया है वो इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा है। तो आपको हमने अभी तक अपने जितने भी उद्योगों के बारे में अध्ययन किया, चाहे वो लो इस्पात उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, सूती वस्त्र उद्योग हो, ठीक है, उसके अलावा इंजीनियरिंग उद्योग हो, तो इन सभी उद्योगों को आपको बहुत ध्यान से अध्ययन करना है, क्योंकि इनमें बहुत सारे राज्यों के नाम है, बहुत सारे प्रमुख केंद्रों के नाम है। तो आप काफ़ी सारे उद्योगों को लेके कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आपके काफ़ी सारे इसमें भारत के मानचित्र हैं, जिनमें काफ़ी सारे आपके प्रमुख केंद्र दे रखे हैं। तो अगर आपके सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित केंद्रों को पूछा जाए या लो इस्पात उद्योग से संबंधित केंद्रों को पूछा जाए, तो उनको बहुत ध्यान से समझकर आपको याद करना है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। और अगर आप चाहे तो इन सभी उद्योगों से संबंधित जो राज्य हैं उनकी आप एक सारणी भी बना सकते हैं, कि जैसे आपने यहाँ पर सभी उद्योगों के नाम लिख लिए, ठीक है, उसके बाद में आपने उन सभी उद्योगों में आने वाले राज्यों के नाम लिख लिए और उसके बाद में उनके केंद्रों के नाम लिख लिए। जैसे कि आपके मान लीजिए सबसे पहले लो इस्पात उद्योग है, तो लो इस्पात से संबंधित जो जो राज्य हैं यहाँ पे उनके नाम मेंशन किए और उनमें आने वाले केंद्र यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद में जैसे आपका सूती वस्त्र उद्योग आता है, तो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित राज्यों को यहाँ पे मेंशन किया, उसके बाद उनसे संबंधित केंद्रों को यहाँ पे मेंशन किया। इस प्रकार से आप सभी उद्योगों को यहाँ पर लिखकर और एक सारणी बना सकते हैं, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप उनको लेके कंफ्यूज नहीं हो, कि कहीं ऐसा ना हो सूती वस्त्र उद्योग का कोई राज्य है और उसका नाम आप लो इस्पात उद्योग में डाल दे, या लो इस्पात का कोई राज्य है उसका नाम आप सीमेंट उद्योग में डाल दो। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करना है। और अगर आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और इससे संबंधित, भूगोल से संबंधित और कई अन्य आप वीडियो देखना चाहेंगे तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो भूगोल का फोल्डर है उसमें आप देख सकते हैं। और कोई समस्या हो या वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल।